दोस्तों, वैसे तो इंडिया में ऐसी कई सारी भूतिया जगह मौजूद हैं जहां पर कयामत की रात या डर का तूफान आना एक आम बात हो। ये घटना साल 2007 की है, जब मैं अपने चाचा और चाची के साथ हिमाचल की घाटियों में घूमने गया था। वैसे तो मेरे साथ मेरी बहन यानी चाचा की लड़की और उनका लड़का भी था, और उनकी आयु कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा ही थी। अब हिमाचल की घाटियों में पहुंचने के बाद हम सभी लोग उस जंगली और वीरान इलाके में भटकने लगे थे, मगर मुझे क्या पता था कि यहाँ का सफ़र ऐसा रहने वाला है। जब हम लोग उस घाटियों में पहुंचे थे तो उस वक्त हमने 3 रात रुकने के लिए सड़क के पास एक घर किराए पर लिया था। वह मकान सड़क से दाएं तरफ सटा हुआ था। उन घाटियों में चारों तरफ एक अजीब बात लग रही थी, और वो ये थी कि उस एरिया में बहुत ही कम मकान नजर आ रहे थे, और जो नजर आ रहे थे उनके अंदर चहलकदमी भी नहीं थी। लेकिन हमें इन चीज़ों से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था, जिस कारण हम सभी लोग शाम के 4:30 बजे के आसपास अपने घर से निकले और उन घाटियों के हरे भरे पेड़ों के नीचे हम टहलने लगे। घूमते घूमते मेरे चाचा का लड़का एकदम से चिल्ला उठा और बोला, अरे वो देखो, उस पेड़ के ऊपर वो क्या है जिसके 2 बड़े बड़े सींग हैं और उसकी आंखें भी एकदम लाल हैं। इतना सुनते ही हम सभी लोग उसके पास पहुंचे तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। फिर हमें लगा शायद हमारे साथ कोई बड़ा मजाक हुआ है, और यही सोचकर हमने इस बात को ध्यान से निकाल दिया। वक्त बीतता जा रहा था और हिमाचल की घाटियों में ठंडी भी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। जैसे जैसे शाम ढल रही थी वैसे वैसे सर्दी और भी विकराल रूप धारण करने लगी। उस समय उस जोरदार सन्नाटे के बीच हमारे चाचा ने तुरंत वहां से निकलने का इशारा किया। चाचा को इस तरह वहां से निकलता देख हमें कुछ समझ ही नहीं आया। फिर हम उनके पीछे पीछे चल दिए, और तभी हमें अपने सामने की तरफ से एक औरत अपनी ओर आती हुई नजर आई। उस औरत के सर पर लकड़ियों का एक बड़ा सा बंडल था। सबसे पहले तो वो हम सभी का मुंह ताकने लगी, और मैं भी लगातार उसे ही घूरने लगा। फिर वो औरत एक धीमी और मंद आवाज में बोली, साहब जी, आप इस जगह पर नए हो क्या? इतना सुनते ही मेरे चाचा एकदम से बोल उठे, हाँ, मगर आप यहीं के निवासी हो क्या? उसके बाद उस औरत ने कहा, आप जिस जगह पर पहुंचे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। मगर एक तरफ मेरे चाचा और हम सभी को अभी तक यहाँ पर काफ़ी एंजॉय करना था। हम उसकी बातों को गहराई से जानने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो महिला वहाँ से निकल चुकी थी। मेरे चाचा का चेहरा थोड़ा डरा हुआ सा लग रहा था। उनके चेहरे को देखने के बाद ये पता लगाना बेहद आसान था कि वह किसी चीज को लेकर आज काफी भयभीत हो रहे हैं। फिर मेरी चाची और मेरे चाचा तुरंत ही वहां से निकलते हुए घर में दाखिल हुए, और घर में पहुंचने के बाद सबसे पहले खाना परोसा गया। इस वक्त हम उस औरत की सारी बातों को नजरअंदाज कर चुके थे, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा था शायद यहाँ के लोग थोड़े अंधविश्वासी टाइप के होते हैं, जिस वजह से उनके द्वारा इस तरीके की बातें करना एक सामान्य सी बात ही होगी। हिमाचल में ठंड का होना एक आम बात थी, और ऊपर से अब तो बादल भी गरजने लगे थे। गरजते हुए बादलों के साथ ये पता लगाना बेहद आसान था कि अब बारिश होने वाली है। ठंड के मौसम में बारिश का होना मतलब ठंड को और भी बढ़ा देना। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे। बाहर की ओर मौसम थोड़ा खराब हो चुका था, जहाँ पर हल्के हल्के हवा के साथ थोड़ी थोड़ी ठंड का जमावड़ा होने लगा, और साथ ही धीरे धीरे बारिश भी हो रही थी। उस वक्त मैं आधी नींद में था, जिस कारण मेरे कानों में एक हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी, और धीमी धीमी बारिश के अंदर इन आवाज़ों को सुनने के साथ ही मेरी आँख खुल गई। मुझे थोड़ी बहुत प्यास भी लग रही थी, और जिस कारण से मैं अपने बिस्तर से उठ गया। और बिस्तर से उठने के बाद मैं सीधा उस घर के अंदर मौजूद एक जाली के पास पहुंचा और बाहर का मौसम देखने लगा। पहले तो मुझे बाहर की तरफ कोई भी नहीं दिखा, लेकिन जब मेरी नज़रें ठीक उसके ऊपर पड़ी तो वहाँ मुझे कोई चीज़ चमकती हुई नजर आई, और ठीक से देखने पर पाया कि वह एक गाड़ी थी। सफ़ेद कलर की उस गाड़ी को देखकर मेरे मन में काफ़ी सवाल उठने लगे, क्योंकि हमारी गाड़ी तो इस घर में मौजूद फार्म के नीचे खड़ी थी। फिर ये गाड़ी किसकी थी? और मैं यही सब बताने के लिए अपने चाचा की तरफ मुड़ा, मगर इससे पहले मैं रसोई घर में पहुंचा और रसोई घर में पानी पीने लगा। अभी मैं पानी पीकर जब वापस रसोई के दरवाजे की तरफ मुड़ा तो मेरा चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। मैं डर के मारे पूरा का पूरा कपकपा उठा। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था
कि इस वक्त मैं जिस चीज को देख रहा हूँ वो सच में इस दुनिया में होती भी है या फिर नहीं, क्योंकि मैंने पाया कि रसोई घर के दरवाजे के पास दो बड़े बड़े सींग वाला एक जानवर सा नजर आ रहा था। वह किसी राक्षस जैसा था और उसके नाखून पूरे के पूरे खून से सने हुए थे। इस नज़ारे को देखने के बाद मैं पूरा हिल चुका था। वो अपनी गर्दन को झुकाए रसोई घर के दरवाजे के ऊपर ही खड़ा था। मैं किसी भी हालत में अब रसोई घर से निकलना चाहता था, लेकिन सामने की तरफ तो वो भयानक राक्षस खड़ा था और ऐसे में यहाँ से निकलना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। फिर कुछ देर के बाद वो सन्नाटा खौफ और दहशत में बदलने लगा, क्योंकि वो खौफनाक सा दिखने वाला जानवर अपने बड़े बड़े पंजों के साथ मेरी ओर बढ़ चला। हालांकि अभी तक मैं उसका चेहरा तो देख नहीं पाया, क्योंकि उसकी गर्दन झुकी हुई थी। मैं भी अपने कदमों को पीछे हटाने लगा और उसी दौरान मेरी नज़र उसके चेहरे पर गई तो ये बात बिल्कुल सच भी थी कि मैं अपनी लाइफ का सबसे भयानक और डरावना रूप देख रहा था। उसका काला काला और फटा हुआ चेहरा और ऊपर से सड़े हुए मांस की बदबू, साथ ही उसका भारी भरकम शरीर कहीं ना कहीं खौफ की एक आंधी मेरे दिल में पैदा कर रहा था। उसके भयानक जिस्म से सड़े हुए मांस की अब बदबू आ रही थी। मैं तुरंत ही खिसकते हुए पीछे गिर पड़ा और मेरे हाथ में पानी का एक गिलास एकदम से चुभ गया। उसके साथ ही मेरी आंखें खुली। तब जाकर मैंने महसूस किया कि ये मेरा एक बहुत ही बुरा सपना था जो अभी अभी खत्म हुआ है। लेकिन सपने का इतना भयानक रूप देखकर हर किसी की रूह कांप उठती है। और फिर जब मैंने कमरे का माहौल देखा तो मैंने पाया कि कमरे के अंदर सब कुछ एकदम नॉर्मल था, मगर मुझे कहाँ फुर्सत मिलने वाली थी। मैं अपनी खटिया से खड़ा हुआ और बाहर की तरफ देखने लगा। अभी मैं बाहर की तरफ देख ही रहा था कि मुझे अपने कंधे पर किसी की तेज तेज सांस लेने की कुछ हवा सी महसूस होने लगी। मैं चाहकर भी पीछे नहीं मुड़ा, क्योंकि अभी देर रात में इस कमरे से बाहर देखने का आनंद मैं उठा रहा था। अभी मैं बाहर का नज़ारा इमेजिन कर ही रहा था कि किसी ने मेरा कंधा पकड़कर मुझे पीछे की ओर खींच लिया। अब तो मैं डर के मारे दहल उठा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस सपने की वजह से मेरे दिल में एक खौफ बना हुआ था कि कहीं मेरे ऊपर किसी राक्षस का साया तो नहीं। तभी मुझे आवाज आई, अरे तू इतनी रात को खिड़की से क्या देख रहा है? मेरे चाचा मेरे ऊपर भड़क चुके थे। अब मुझे भी नहीं पता कि वह इतने जोर का गुस्सा क्यों दिखा रहे थे, क्योंकि उस समय वो अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही उतार रहे थे। उन्होंने मुझे इतना बोलकर बिस्तर पर लिटा दिया कि इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं और इतनी रात को घर से बाहर देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं अपने चाचा के मुंह से इस तरीके की बातें पहली बार सुन रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब मेरे चाचा मेरे साथ किसी प्रेत से डरने या घबराने की बातचीत कर रहे थे। हालांकि ये सब मेरी सोच थी। फिर उस रात में वापस सो गया और सुबह होते ही जब चाची चाय का गरम गरम कप लेकर पहुंची तब ठीक से मेरी नींद उड़ गई और मैं चाय की चुस्कियां लेता हुआ बाहर टहलने लगा। आज की सुबह मेरे लिए सच में बेकार ही साबित हुई। जब मैंने देखा कि घर के सामने ताज़ा खून पड़ा हुआ था, पहली बार तो हमें लगा था कि इस जंगली इलाके में इस तरह जानवरों का शिकार होना एक आम बात होगी। लेकिन जब हमारी नज़रें एक कटे हुए हाथ पर पड़ी तो मेरा कलेजा तो मुंह में आ अटका। मैंने जल्द से जल्द ये बात घर वालों को बताई। सभी इसी सोच में डूबे हुए थे कि आखिर ऐसी हरकत कोई जानवर कर सकता है या फिर कोई बदमाश लोगों की गैंग। खैर उस समय उन बातों को समझ पाना बेहद ही कठिन था, जिस वजह से सभी लोग उस लाश के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। मगर एक तरफ जब वहाँ के लोगों को इस बात के बारे में बताया गया तो उन लोगों ने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसकी क्या वजह थी हमें तो नहीं मालूम, मगर मुझको अब यह तो विश्वास होने लगा कि ये जगह अशांत आत्माओं का शिकार है। अभी तो हमें 2 रात और बितानी थी। खैर जब हम सभी लोग उस कटे हुए हाथ के स्रोत तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर मौजूद एक बूढ़ा आदमी हमारे पास पहुंचा और हमें समझाते हुए बोला, बेटा तुम इन लफड़ों में ना पड़ो तो तुम्हारे लिए ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी असमंजस चीजें हैं जिनको समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उस बूढ़े की बातें सुनने के बाद हमने भी अपने इरादे बदल दिए। हमने उस कटे हुए हाथ को नज़रअंदाज करना ही एकदम ठीक समझा और अभी हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे हम उसी पर निकल दिए। यानी हम सभी घूमने के लिए जंगली इलाके में दाखिल हुए। पेड़ पौधे और चारों तरफ पक्षियों के फड़फड़ाने की आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी। मौसम अभी पहले से ठीक था। पेड़ों से सरसराने की आवाज़ों के साथ हमें आनंद का एक लुत्फ सा मिल रहा था। खैर अब हम पूरी सावधानी के साथ
एंजॉय कर रहे थे और इतने में ही मेरी चाची पता नहीं कहाँ चली गई और हम सभी उन्हें आवाज़ देते रहे मगर उनका कोई ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर के बाद ही जब मेरे चाचा की नज़र सामने वाले पेड़ के नीचे सोए हुए किसी चीज़ की तरफ गई तब हमने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही चाची थी। हम लोग जल्दी से भागते हुए अपनी चाची के पास पहुंचे और चाची के पास पहुंचने के बाद हमारी नज़र सीधे उनके गले पर पड़ी तो मानो हमारे हाथ पैर अब पूरी तरह से कांपने लगे। दरअसल उनके गले के ऊपर पंजों के काटने के निशान बने हुए थे। हम सभी का दिल दहल चुका था क्योंकि पहली बार हमारी चाची के साथ इस तरीके का हादसा हुआ था। चाची को जल्दी से जल्द वहां से हमारे उस किराए के मकान में लाया गया और उस मकान में लाने के बाद जब चाची को होश आया तो उन्होंने बताया कि अचानक एक पेड़ के ऊपर से किसी ने जोर से उनकी गर्दन पर झपटा मार दिया और उस खूंखार झपट्टे की वजह से उन्हें अपने शरीर में कमजोरियां महसूस हुई जिसके कारण वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। दोस्तों, इस तरीके के छोटे हादसे होना भले ही एक आम बात हो लेकिन हमारे लिए अब यह दहशत बन चुकी थी। हम सभी उस जंगल का नाम सुनने के बाद कतराने लगे और इस छोटी सी घटना के बाद मेरे चाचा ने हमें अपने घर से निकलने तक मना कर दिया लेकिन मैं भी घर पर कहाँ टिकने वाला था। मैं बार बार घर से बाहर निकलता रहता और मुझे हर बार अपने चाचा की डांट सुननी पड़ती और वैसे भी मैं इन चीज़ों में काफ़ी कम विश्वास करता था जिस कारण मैंने इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और अब सूर्यास्त हो चुका था और अब अंधेरा अपनी चरम सीमा के साथ पूर्व दिशा की तरफ फैलता हुआ चारों तरफ अपना प्रकोप दिखाने लगा। आज की रात एक अंधेरी रात होने वाली थी और वैसे भी मैं अपने चाचा और चाची के साथ कल यहाँ से वापस निकलने वाला था। हिमालय की घाटियों में अभी तक हमें ठीक से घूमने तक का मौका नहीं मिला। चाची को आज तेज बुखार था जिस वजह से हम सभी ने बाहर से खाना मंगवा लिया। खाना ऑर्डर करे अब हमें काफ़ी वक्त बीत चुका था मगर डिलीवरी बॉय का अभी तक कोई ठिकाना ना था। रात के करीब 11 बजे घर की बेल बज उठी और जिस वजह से मैं दरवाजे के पास पहुंचा और वहां से उस डिलीवरी बॉय के ऊपर अपनी नज़रें गड़ाने लगा। वो दिखने में थोड़ा अलग सा था मगर मेरी ओर एक हल्की सी मुस्कान देता हुआ तुरंत ही वहां से निकल गया। अभी तो ये मनहूस रात एक कयामत के मोड़ को अंजाम देने वाली थी। एक कयामत के मोड़ को अंजाम देने वाली थी क्योंकि मुझे अपने घर के सामने मौजूद एक पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। उस आदमी को देखकर मेरा ध्यान लगातार उसी के ऊपर टिका रहा। फिर उस आदमी के दोनों कदम एकदम से लंबे होने लगे। अब उसका आकार पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका था और यह नज़ारा हर किसी का दिल दहला देने में पूरी तरह से कायम था। मैं अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ पीछे गिर पड़ा और शायद गिरने की आवाज़ सुनकर मेरे चाचा मेरे पास पहुंचे और फिर मैंने उन्हें पूरी बात बताई मगर जब उनकी निगाहें उस वृक्ष के ऊपर पड़ी तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। चाचा को तो पहले से ही शक था कि ये जगह दिखने में भले ही शांत हो मगर खौफ का दूसरा नाम है जिस कारण मेरे चाचा मुझे कमरे के अंदर लेकर आए और फिर एक बार दरवाजे की बेल बज उठे। चाचा ये बड़बड़ाते हुए बोले, अरे इतनी रात को कौन हो सकता है। दरवाजा खोलने के बाद जब चाचा की नज़र सामने मौजूद एक चीज पर गई तो मानो उनका दिल दहल उठा। उनका पूरा शरीर अब थर थर कांप उठा क्योंकि सामने एक महिला खड़ी थी जिसके कदम पीछे की तरफ मुड़े हुए थे जो लगातार मेरे चाचा को घूर रही थी। उस समय मेरे चाचा भी हड़बड़ाते हुए पीछे खिसक गए और सीधा जमीन पर गिर पड़े। नीचे गिरने की वजह से उनके हाथ में एक मोच आ गई। मैं जल्दी से उनके करीब पहुंचा तब तो वहां पर कोई भी नहीं था। फिर उस रात ये बात साफ हो गई कि ये जगह सच में खौफ और दहशत का दूसरा नाम है। फिर वो रात किसी तरह कटी मगर जब सुबह हुई तो उसके साथ ही एक खबर जिसने मुझे और मेरे चाचा को दुखों के पहाड़ ने दबोच लिया क्योंकि अब हमें पता चला कि ज़्यादा तबीयत बिगड़ने की वजह से चाची की मौत हो गई है। और ये बात इस कदर वायरल होने लगी कि वहाँ के काफ़ी सारे लोग एक साथ हमारे घर के पास पहुँच गए और वहाँ पहुँचने के बाद उन सभी ने डेड बॉडी को सही समय पर हमारे गांव पहुँचा दिया और इस तरह एक हिमाचल के जंगल ने हमसे हमारे चाची को छीन लिया। दोस्तों, ये घटना आज भी मेरे दिल और दिमाग में पूरी तरह से बरकरार है और इस घटना को भूल पाना शायद ही मेरी बस की बात हो। उस दिन के बाद आज तक इस भयानक हादसे ने हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी डर लगता है कि कोई दूसरी जान न चली जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।